स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप। आज हम चर्चा करेंगे यहां पर 3 और 4 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं। सभी स्टेट पीसीएस और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग प्रीलिम्स से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी तैयार करेंगे, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में कहाँ पर यूज कर सकते हैं उन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। चूंकि आप में से बहुत से लोगों की शिकायत थी कि सर जो पहले का फॉर्मेट था बाइलिंगुअल फॉर्मेट, इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट उसको रखिए, और यहाँ पर भले ही आपको कंटेंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना याद करना, लेकिन आप लोग को समझ में वही चीज़ें आ रही हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहें और दोनों लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो आज की जो क्लास है, आज ये क्लास तो बनी है ऑलरेडी, पहले ही तैयार हो चुकी थी, पीपीटी इसकी स्लाइड पहले ही तैयार हो चुकी थी। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए जो नया फॉर्मेट उसको रखा गया, बाकी कल से जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो जिस पुराने फॉर्मेट में हम लोग चर्चा करते थे इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल उसी पे चर्चा करेंगे वापस से। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली खबर देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखा जाए कुछ कुछ सुनी सुनी खबर आपके लिए लग भी रही होगी। 2009 के बाद जन्मे युवाओं के लिए सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है? तो अंबुमणि रामदास के द्वारा पीएम मोदी को एक पत्र लिखा गया था। ठीक है, और इसमें प्रस्ताव रखा गया कि 2009 के बाद जन्मा जो भी व्यक्ति है, जो भी युवा है, उसके लिए देखा जाए सिगरेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक, और इसका लक्ष्य क्या है बेसिकली? तो भारत को स्मोक फ्री जनरेशन, और कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था कि ब्रिटेन में देखा जाए तो ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक, ब्रिटेन में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके माध्यम से स्मोक फ्री जनरेशन बनाने के उद्देश्य से देखा जाए तो ब्रिटेन में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, और उसी से प्रेरणा लेकर देखा जाए तो भारत में भी ऐसा किया जाए, इसका प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया अंबुमणि रामदास के द्वारा पीएम मोदी को पत्र लिखकर। ठीक है, देखा जाए तो नई पीढ़ी को तंबाकू की लत से पूरी तरीके से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर देखा जाए पब्लिक हेल्थ केयर क्राइसिस। अब तंबाकू को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर चर्चा करें तो वर्तमान में देखा जाए वर्तमान स्थिति क्या है। 26.7 करोड़ भारत में कुल तंबाकू उपभोक्ता है। भारत की जितनी आबादी है उसमें देखा जाए तो 26.7 करोड़ आबादी ऐसी है जो तंबाकू का उपभोग करती है। और तंबाकू के कारण मृत्यु दर की बात कर लें तो यहां पर देखा जाए इसके सेवन से 13.5 लाख, ठीक है, प्रतिवर्ष 13.5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन से देखा जाए तंबाकू से होने वाले जो कैंसर है उससे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए सेकंड हैंड स्मोक से 23 लाख तक, यानी कि सेकंड हैंड स्मोक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि हम सिगरेट पी रहे हैं या कोई सिगरेट पी रहा है, हम उसके बगल में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सिगरेट वो पी रहा है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, उसके बगल में हम बैठे हुए उसके स्मोक से, सेकंड हैंड स्मोक जो होता है उससे हमको भी नुकसान, हमारे फेफड़ों को नुकसान हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जितने लोग पी रहे हैं, जितने लोग पीने वाले नहीं मर रहे, उससे ज्यादा जो अगल बगल बैठे रहते हैं उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, आंकड़ा खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष सेवन से है, जो प्रत्यक्ष सेवन कर रहे हैं उनका देखा जाए तो 13.5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष मरते हैं, जबकि सेकेंड हैंड स्मोक से लगभग 23 लाख व्यक्ति हर साल मरते हैं। ठीक है, देखा जाए तो कैंसर का खतरा इससे बढ़ता है, तंबाकू सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ता है, और भारत में 40 से 50% तक के कैंसर के मामले जो हैं उनमें मुख्य कारण तंबाकू ही होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो हेल्थ केयर क्राइसिस में तंबाकू के जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिए, बहुत ही आसान, बहुत ही याद करने की फॉर्मूले में। चलिए अब देखते हैं, यहां पर देखा जाए नीतिगत प्रेरणा, ब्रिटेन से नीतिगत प्रेरणा ली गई है। ब्रिटेन का मॉडल जो था, यहां पर देखा जाए यूके के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि ब्रिटेन में सख्त तंबाकू कानून से प्रेरित है और वही मॉडल भारत में अपनाया जाए। इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर यह कानून बनाया जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे लोगों को मुख्य फोकस किया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करें। अब यहां मुख्य परीक्षा के लिए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस और सरकारी स्वास्थ्य नीतियों के उत्तर लिखने में महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है, देखा जाए तो राखीगढ़ी टीला 7 से 2 नए मानव कंकालों की ऐतिहासिक खोज की गई है। जो राखीगढ़ी में टीला 7 था, यहां से 2 नए मानव कंकालों की खोज की गई है। कहां से की गई है? राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है? हरियाणा। ठीक है, राखीगढ़ी हांसी जिला हरियाणा में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की दफन परंपरा की नई रोशनी यहां से प्राप्त होती है, मतलब नई रोशनी यहां पर पड़ती है। ठीक है, पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं जो कुलीन वर्ग के होने के स्पष्ट संकेत देते हैं, यानी कि जो कच्ची ईंटें होती थी और पकी ईंटें होती थी, पकी ईंटों में जो जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें दुर्ग टीला और नगर टीला का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो ऊंचाई पर रहते थे दुर्ग टीला, जो नीचे रहते थे नगर टीला। ठीक है,
आम जनमानस जो होते थे वो नगर टीले में रहते थे, जबकि पुरोहित तथा उच्च कुल के लोग जो होते थे वो ऊपर देखा जाए दुर्ग टीले में रहते थे। अब यहाँ पर जो दुर्ग टीला था, यहाँ पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते थे, ठीक, पक्की ईंटों के मकान होते थे, जबकि जो नगर टीला होता था यहाँ पर कच्चे ईंटों के साक्ष्य मिलते थे। तो उसी प्रकार से देखा जाए जो ये राखीगढ़ी का टीला 7 है, यहां से देखें तो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पर कुलीन वर्ग के होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं। कंकालों के साथ पहली बार डिश ऑन स्टैंड और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे भोजन संस्कार की पद्धतियों का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जनसंख्या संरचना और समय सीमा जानने के लिए डीएनए सैंपल लैब भेजे गए हैं। पक्की ईंटों के अवशेष दर्शाते हैं कि ये समाज के कुलीन वर्ग से थे। यहां पर देखा जाए पिछला इतिहास क्या रहा है, तो 1997-98 और 2013 से 16 के बीच में यहां पर 70 कंकाल मिले हैं, लगभग जिनकी आयु देखा जाए लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, यानी कि 4500 साल पुरानी कंकाल मिले हैं। 1997 से लेकर 2016 के बीच में लगभग 70 कंकाल यहां से प्राप्त हो चुके हैं। और अब 2026 में देखा जाए 2 नए मानव कंकाल मिले हैं, जिनके साथ देखा जाए यहां पर कंकालों के साथ में पहली बार डिश ऑन स्टैंड, यानी कि जिस प्रकार से मम्मी जो होती थी ना मिस्र में मम्मी, अब उनको रखा जाता था, उनके साथ खाने पीने की चीजें और अन्य जो मतलब विलासिता की जो चीजें होती थी, उन विलासिता की चीजों को रखा जाता था। उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए तो पहली बार डिश ऑन स्टैंड यहां पर देखने को मिला है। चलिए आगे देखते हैं अब किस प्रकार से ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो राखीगढ़ी कहां पर है, ये हरियाणा में है, ये जाने रहिएगा, पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, आपके इतिहास से रिलेटेड है। यहां पर देखा जाए प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिश ऑन स्टैंड और टीला 7 का सीधा संबंध राखीगढ़ी से है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा राखीगढ़ी स्थल से किस चीज की खोज की गई है, ऐसा सवाल पूछ ले तो डिश ऑन स्टैंड की खोज की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर ले तो राखीगढ़ी हरियाणा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। ठीक है, जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। और साथ ही साथ कहां पर ये राखीगढ़ी अवस्थित है, ये हरियाणा में अवस्थित है। सांस्कृतिक महत्व की चर्चा करें तो यह खोज हड़प्पा कालीन अंत्योष्ठि, ठीक है, और सामाजिक पदानुक्रम को समझने में अहम भूमिका निभाएगा। आगे चर्चा करते हैं भारत म्यांमार द्विपक्षीय समुद्री सहयोग पर बड़ा कदम। चर्चा करें यहां पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी म्यांमार की यात्रा पर मई 2026 में गए हुए हैं। म्यांमार के युद्धपोत यूएमएस कायना सिडबार पर विशेष चर्चा हुई है। यहां पर देखा जाए ऑपरेशनल सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था इस वार्ता का। चर्चा करते हैं भारत ने म्यांमार को नौसैन्य प्रशिक्षण कमान को छोटे हथियार सिमुलेटर और आरबीआई, ठीक है, आरआईबी बोट प्रदान किए। भारतीय नौसेना के द्वारा देखा जाए जो सिमुलेटर होते हैं, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो आरआईबी बोट होते हैं, ठीक है, आरआईबी बोट छोटे छोटे बोट होते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा इस प्रकार के बोट, ठीक है, बहुत तेजी से चलते हैं, वो भारत के द्वारा प्रदान किया गया है। यहां पर देखा जाए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना। साथ ही साथ देखा जाए म्यांमार भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक पड़ोसी है जो समुद्री और स्थलीय सुरक्षा दोनों को प्रभावित भी करता है। चलिए देखते हैं अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि म्यांमार के साथ जो सीमा है भारत की, इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए क्या आप बता सकते हैं कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, देखता हूं कौन कौन सही उत्तर देता है। चलिए देखते हैं म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर राज्य के साथ लगा हुआ 640 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और म्यांमार के युद्धपोत यूएमएस जो सिडबार था, इससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा हेतु देखा जाए तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड सवाल यहां से बन सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हॉर्मुज तनाव के बीच में ओपेक प्लस का तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला। यहां पर देखा जाए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओपेक को छोड़ने की घोषणा यूएई के द्वारा कर दी गई। यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है और यूएई ने कहा कि हम स्वतंत्र उत्पादन करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र उत्पादन करेंगे और स्वतंत्र उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए यूएई के द्वारा कहा गया कि हम ओपेक छोड़ रहे हैं, ओपेक को हम पूरी तरीके से देखा जाए उससे हट रहे हैं। अब इसी बीच होता क्या है, इसी बीच होता यह है कि जो हॉर्मुज में तनाव चल रहा है, ठीक है, उसको देखा जाए उसके कारण जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं।
अब तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में तेल का उत्पादन किया जाएगा, तभी तेल की कीमतों पर लगाम लगाया जा सकता है। और इसी बीच में देखा जाए तो ओपेक, जो ओपेक कंट्री है, यहाँ पर देखा जाए जो ओपेक कंट्री है उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो मई 2026 में निर्णय लिया गया, जून से तेल उत्पादन की वृद्धि की सहमति व्यक्त की गई है। यहाँ पर इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, इसमें तनाव और पश्चिमी एशिया जो संकट, इसका मुख्य कारण है। देखा जाए तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में कीमतों को स्थिरता लाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है, ठीक है। चर्चा करें दैनिक उत्पादन में वृद्धि का संकेत, यहां पर देखा जाए 1.88 लाख बैरल वृद्धि का संकेत दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव जो है, यहां पर देखा जाए $100 प्रति बैरल पार कर गया है, ठीक। ओपेक की वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन पर नियंत्रण लगभग 40%, यानी कि जो ओपेक कंट्रीज है, ये दुनिया भर में जितना तेल उत्पादन होता है उसका 40% देखा जाए ओपेक कंट्रीज के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है तेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब होर्मुज जो जलडमरू है, इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में बन सकता है ज्योग्राफी से। लोकेशन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। होर्मुज जलडमरू की रणनीतिक लोकेशन ईरान ओमान के बीच में जो पड़ती है, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए एक टर्म याद रखिएगा कि जो ओपेक है, ये वैश्विक तेल उत्पादन का 40% एकाधिकार यहाँ पर ओपेक के पास में है, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए सप्लाई चेन जो डिसरप्शन है, इससे संबंधित तथा ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित जो पश्चिम एशिया संकट है और इससे संबंधित जो प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे संबंधित सवाल सीधे सीधे आपके परीक्षा में भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस वजह से देखा जाए तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर ये जो प्रोत्साहन योजना है, इसके बारे में ये चर्चा करते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा 37,500 करोड़ रुपए की वृहद योजना प्रस्तावित की गई है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो घरेलू कोयले की अधिकतम उपयोग कर ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करना। इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखा जाए होगा क्या कि जो घरेलू कोयला है, इसका गैसीकरण प्रक्रिया के द्वारा देखा जाए ईंधन व रसायन में परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि मेथनॉल, अमोनिया और एलएनजी में इसको परिवर्तित किया जाएगा। देखा जाए तो घरेलू कोयले को गैसीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगी ईंधन में बदला जाएगा। प्रत्येक परियोजना में अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर याद रखने योग्य डेटा आप याद रख सकते हैं कि कुल बजट कितना है। ये जो कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसमें जो बजट है टोटल कितना है, यहां पर 37,500 करोड़ रुपए टोटल है, जिसमें से प्रति प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी ट्रांजिशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और पर्यावरण अनुकूल कोयला उपयोग पर उत्तर लेखन के लिए सटीक यहां पर प्रमाणिक तथ्य आपको मिल जाता है, ठीक है। और जो कोल गैसिफिकेशन है, इसके बारे में देखा जाए तो 2030 तक लक्ष्य है कितना, 100 मिलियन टन उत्पादन का, ठीक है। 100 मिलियन टन यहां पर देखा जाए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, राष्ट्रीय कोल गैसिफिकेशन क्षमता लक्ष्य। चलिए आगे चर्चा करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक बढ़त, चर्चा करें तो कहां पर ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है कहां पर संचालित किया जाएगा, तो भारत के दक्षिणी ध्रुव। इसका जो बजट होगा, लागत होगा कितना होगा, तो $10 बिलियन की लागत से इस प्रोजेक्ट को संचालित किया जाएगा। और मुख्य लक्ष्य यहां पर देखा जाए तो वाणिज्यिक व सैन्य हब के रूप में इसको विकसित करना, यानी कि जो ग्रेट निकोबार है इसको वाणिज्यिक और सैन्य हब के रूप में विकसित करने के लिए $10 बिलियन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए जो रणनीतिक स्थिति है, मलक्का जलडमरू के पास स्थित है ग्रेट निकोबार, ठीक है। वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों की प्रभावी निगरानी यहां से की जा सकती है। साथ ही साथ इससे सैन्य लाभ क्या होगा, सैन्य लाभ ये होगा कि पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री प्रभुत्व व मिलिट्री लॉजिस्टिक्स क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाएगी इससे। और यहां पर देखा जाए जो नियामक मंजूरी है, ठीक है, नियामक मंजूरी वो भी मिल गई है, यानी कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कड़े पर्यावरणीय शर्तों के साथ प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है कुछ इस प्रकार से, ग्रेट निकोबार यहां पर और ये मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। देखते हैं मलक्का दुविधा क्या है, परीक्षा सवाल पूछ सकता है मुख्य परीक्षा में। यहां पर देखा जाए चीन के लिए चुनौती, यानी कि चीन की जो ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है और नया प्रोजेक्ट चीन को मलक्का दुविधा और बढ़ाएगा। यानी कि यहां पर हमेशा देखा जाए तो जो जियोपॉलिटिक एनालिटिक्स है उनके द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि जो मलक्का स्ट्रेट है, भारत मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर दे तो जो चीन को जाने वाला जो इनका जो ऊर्जा आयात जो चीन करता है
वो प्रभावित हो जाएगा अगर इसको ब्लॉक कर देता है। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत को एक रणनीतिक बढ़त मिल जाती है यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। मिशन दृष्टि भारत का पहला ऑफशोर उपग्रह, ठीक है, यहाँ पर भारत का पहला ऑफशोर उपग्रह, इसके बारे में चर्चा करें। कब लॉन्च किया गया? मई 2026 में कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। गैलेक्सी आई बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कौन से रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है? तो स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला ऑफशोर उपग्रह कौन सा है, ठीक। यहां पर देखिए इसका मिशन दृष्टि के तहत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है गैलेक्साई, ठीक है, गैलेक्साई के द्वारा इसका निर्माण किया गया और कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये दुनिया का पहला ऑफशोर प्लेटफॉर्म यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिंथेटिक अपार्चर रेडार के उन्नत तकनीकी से लेस ये दुनिया का पहला यहां पर देखा जाए उपग्रह है, ठीक है। चलिए, हर मौसम में निगरानी करेगा यानी कि दिन रात बादलों के खराब मौसम में स्पष्ट इमेजिंग देगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 1.5 मीटर रेजोल्यूशन तक की तस्वीरें भी प्रदान करेगा। एआई प्रोसेसिंग पर आधारित है। यहां पर देखा जाए अंतरिक्ष में ही तीव्र डेटा प्रोसेसिंग के लिए एनवीडिया जेस्टन ओरन सिस्टम से इसको लैस बनाया गया इस तकनीकी को। यहां पर चर्चा करें जो उपयोगी और भविष्य का लक्ष्य क्या है यहाँ पर, ठीक। इसका उपयोग और भविष्य का लक्ष्य क्या है? तो सीमा निगरानी और सामरिक जो खुफिया जानकारी है उस खुफिया जानकारी को प्रदान करने के उद्देश्य से इसको तैनात किया गया। साथ ही साथ देखा जिसका नागरिक उपयोग क्या होगा? तो कृषि आपदा प्रबंधन और सटीक शहरी योजना में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लक्ष्य क्या है कि 2030 तक पृथ्वी की निरंतर निगरानी के लिए 2030 तक 1000 उपग्रह नेटवर्क बनाने का भारत का लक्ष्य भी है, ठीक है। 1000 कह रहा हूं 10 उपग्रह नेटवर्क, ठीक। भारत के द्वारा जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है, ठीक, भारत के पूरे क्षेत्रफल की निगरानी के लिए यहां पर देखा जाए भारत के द्वारा 10 उपग्रह नेटवर्क 2030 तक बनाया जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मेधा पाटकर व पेरुमल मुरुगन को राष्ट्रीय पुरस्कार, चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो सुकुमार ओझीकोड जन्मशती राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? मेधा पाटकर और पेरुमल मुरुगन को, ठीक है। समाज सेवा व साहित्य के क्षेत्र में यह प्रदान किया गया है। चर्चा करें यहां पर तो मेधा पाटकर विस्थापित समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक आंदोलन के लिए प्रदान किया गया, जबकि जो पेरुमल मुरुगन है उनको भारतीय साहित्य में सामाजिक मुद्दों पर प्रभावशाली लेखन के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार राशि के बारे में चर्चा करें तो 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि यहाँ पर दी जाती है। और ये जो पुरस्कार समारोह होगा यहाँ पर बात करें तो 12 मई 2026 को कुन्नूर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे चर्चा करें प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन, ठीक। अब ये जो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 है इसका आयोजन कहां पर किया गया? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखा जाए तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ठीक है। यहाँ पर चर्चा करें इसका जो मुख्य बिंदु या केंद्रीय थीम क्या है? यहाँ पर थीम क्या है, विषय क्या है? रक्षा त्रिवेणी संगम, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्डरिंग, रक्षा त्रिवेणी संगम। यहां पर देखा जाए मुख्य उद्देश्य क्या है इसके आयोजन का? तो ऑपरेशनल चुनौतियों के त्वरित समाधान हेतु इनोवेशन व इंडस्ट्री सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर देखा जाए भारतीय सेना, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल कमांड, साथ ही साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यहां पर देखा जाए 284 कंपनियां अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीकी का प्रदर्शन भी करेंगी, ठीक है, इस सिंपोजियम में। तो याद रखिएगा नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहां पर? प्रयागराज में। उद्घाटन किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पर किया गया था? और यहां पर देखा जाए प्रयागराज में। आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा, साथ ही साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, जहां पर 284 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। उनके द्वारा जो स्वदेशी रक्षा तकनीकी था उनका देखा जाए प्रदर्शन किया गया। मुख्य विषय क्या था? तो रक्षा त्रिवेणी संगम इसका मुख्य विषय था। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री सहयोग है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत कंबोडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स, ठीक है। यहाँ पर सिनबैक्स अभ्यास के बारे में चर्चा करें। जो सिनबैक्स अभ्यास है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसके किसके बीच में? सबसे पहले जान लो सिनबैक्स अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। दूसरा संस्करण था इसका आयोजन कहां पर किया गया? केम्पोंग सिपाओ प्रांत कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर चर्चा करें भागीदारी की
तो भारत की ओर से 120 जवान, जिनमें मुख्य रूप से जो मराठा लाइट इन्फेंट्री है उसके 120 जवानों ने पार्टिसिपेट किया और कंबोडिया की ओर से 160 जवान यहां पर देखा जाए सम्मिलित हुए। अवधि की बात कर ले तो 2 सप्ताह तक सघन प्रशिक्षण यहां पर किया जाएगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है संयुक्त ऑपरेशन, सामरिक समन्वय और इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, को बढ़ावा देना। इसके रणनीतिक महत्व की चर्चा कर रहे तो बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारत आसियान सामरिक सहयोग सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये सिनबैक्स अभ्यास दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं मैड्रिड ओपन 2026 के बारे में। यानिक सिनर और मार्टा कोत्स्युकू, ठीक है, कोत्स्युक के द्वारा जीत लिया गया है मैड्रिड ओपन 2026, ठीक है। पुरुषों में देखा जाए तो मैड्रिड यहां पर यानिक सिनर जीता है और महिलाओं में देखा जाए तो किसने जीता है? मार्टा ने जीता है। चर्चा करते हैं फाइनल के मुख्य परिणाम पे चर्चा करें तो पुरुष सिंगल यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर देखें तो महिलाओं में चर्चा करें तो यूक्रेन की मार्टा ने रूस की मीरा एंड्रीवा को पराजित किया था, ठीक। अब यहां पर देखा जाए तो फाइनल में कुछ ऐसा हुआ, तनातनी हुई। देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और फाइनल में जो यहां पर देखा जाए, फाइनल में जब दोनों टीमों के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो किस प्रकार से किया, यहां पर कूटनीतिक प्रभाव भी देखने को मिला। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध के भारी तनाव के कारण महिला खिलाड़ियों के बीच जो पारंपरिक हैंडशेक नहीं हुआ, खेल के मैदान पर वैश्विक कूटनीति की यह झलक थी, ठीक है। आगे देखते हैं यानिक सिनर का कुछ ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखते हैं। यहां पर देखा जाए यानिक सिनर लगातार 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही साथ देखा जाए लगातार यह उनकी लगातार 23वीं जीत है, जिनमें मॉन्टे कार्लो, मियामी ओपन, इंडियन वेल्स, पेरिस वेल्स इत्यादि सम्मिलित है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये टूर्नामेंट जो होता है, यहां पर बात कर लेते हैं मैड्रिड ओपन की। तो मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट जो है ये आगामी फ्रेंच ओपन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो यहां पर जीतता है वो फ्रेंच ओपन के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है, सुनील नरेन से संबंधित है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज कौन बन गए हैं? सुनील नरेन बन गए हैं। चर्चा करते हैं तो मई 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल के इतिहास में तीसरे 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। एक ही फ्रेंचाइजी के प्रति देखा जाए अटूट निरंतरता का यह प्रमाण है। यहां पर देखें तो केकेआर की तरफ से देखा जाए तो सुनील नरेन ने अपनी शुरुआत की थी और आज भी केकेआर की तरफ से ही सुनील नरेन खेलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए ऐतिहासिक आंकड़े, 197 मैच खेले हैं जिनमें से देखा जाए 201 विकेट इन्होंने लिया है। औसत कितना है? 25.53 का औसत है। और साथ ही साथ देखा जाए जो एलीट क्लब है उसमें देखें नंबर 1 कौन है? यजुवेंद्र चहल। दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और अब तीसरा देखा जाए तीसरे नंबर पर कौन पहुंच गए? सुनील नरेन पहुंच गए हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो फर्स्ट ओवरसीज यानी कि पहले विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 विकेट लिया है आईपीएल में। चलिए देखते हैं, खेलकूद में अक्सर जो प्रथम से जुड़े हुए तथ्य होते हैं वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले विदेशी गेंदबाज कौन है जिन्होंने 200 विकेट लिया है। तो आईपीएल में यहाँ पर सुनील नरेन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, लिपुलेख दर्रा कैलाश यात्रा मार्ग पर भारत नेपाल के बीच में देखा जाए कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर देखें तो नेपाल के द्वारा जो लिपुलेख मार्ग है, लिपुलेख मार्ग से प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा की औपचारिक आपत्ति यहां पर नेपाल के द्वारा दर्ज की गई थी। क्षेत्रफल नेपाल के द्वारा नया दावा प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि पहले से नेपाल करता आ रहा है। काला पानी इत्यादि क्षेत्र जो थे उन पर नेपाल कहता है कि हमारा हक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारत की कूटनीतिक और ऐतिहासिक स्थिति का स्पष्टीकरण भारत के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। चर्चा करते हैं विवाद के जो तर्क हैं, क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं, नेपाल ने क्या रुख रखा है। नेपाल ने सुगौली की संधि यहाँ पर देखा जाए 1816, दावा क्या है? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल का अभिन्न अंग बताया है नेपाल ने। यहां पर देखा जाए मार्ग क्या है, ठीक, मार्ग विस्तार से पहले नेपाल की कोई परामर्श नहीं किया गया। ऐसा नेपाल कह रहा है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होने वाली थी उसके पहले हमसे चर्चा करनी चाहिए थी, ठीक है। और वो कह रहा है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जो है ये नेपाल को बिलोंग करता है, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो सीधे सीधे भारत का रुख ये है कि ये सारी चीजें भारत को बिलोंग करती हैं, भारत का हिस्सा है और भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर बात करें तो भारत का रुख क्या है? यह मार्ग पूरी तरीके से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। 1954 से तीर्थ यात्राओं के द्वारा इसका निर्बाध उपयोग होता रहा है और अचानक से फिर आप कैसे कहने लगे, दावा करने लगे? तो यहाँ पर भारत ने दावों का खंडन किया है, साथ ही साथ दावों की ऐतिहासिक तथ्यों और स्थापित नक्शे के विपरीत यहाँ पर बताया गया है। यानी कि भारत ने क्या कहा है कि जो ऐतिहासिक तथ्य है उसके विपरीत यहाँ पर दावे नेपाल कर रहा है। चलिए आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। जो काला पानी है बेसिकली विवाद काला पानी के उद्गम को लेकर है।
ठीक। विवाद की जड़ क्या है? काला पानी नदी का उद्गम स्थल। दोनों देश इस नदी के उद्गम को अलग अलग स्थानों को मानते हैं। सुगौली की संधि 1816 की, याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में, और खासकर यूके पीसीएस में पूछा गया है 3-4 बार। चलिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? यह विवाद भारत नेपाल संबंधों और भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति को चुनौती के लिए प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के रूप में इसको आप प्रस्तुत भी कर सकते हैं। यानी भारत नेपाल जो संबंध है उनमें जहां आप चुनौतियां लिखनी होती हैं, उन चुनौतियों में आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि भारत नेपाल के द्वारा देखा जाए तो समय समय पर, चाहे वो केपी शर्मा ओली रहे हो या फिर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं बालेन्द्र शाह, इनके द्वारा भी देखा जाए तो वही अखंड नेपाल का नक्शा लगा लेना और फिर वो तमाम चीजें दिखाई जाती रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें गलत है। चलिए आगे देखते हैं, थॉमस कप 2026, भारत का सफर कांस्य पदक पर समाप्त। चर्चा करते हैं, सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से निराशाजनक भारत को हार मिली। उसके बाद देखा जाए यहां पर कांस्य पदक थॉमस कप पे भारत ने प्राप्त किया है। खिताब बचाने का सपना जो था वो टूट गया। 2022 में भारत चैंपियन रहा था थॉमस कप पे। सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण कांस्य पदक भारत ने सुरक्षित किया है। देखा जाए तो प्रमुख खिलाड़ी यहां पर जो लक्ष्य सेन थे वो अनुपस्थित रहते, यानी कि लक्ष्य सेन यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। जबकि एचएस प्रणय जो थे, इनको एकल जो सिंगल्स था, मेन सिंगल्स, उसमें पराजित हुए। कदम्बी श्रीकांत भी पराजित हुए थे, साथ ही साथ आयुष शेट्टी भी पराजित हुए थे। चर्चा कर लें ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में। यहां पर देखा जाए तो 1952 में ब्रॉन्ज मिला था, 1955 में ब्रॉन्ज मिला था, 1900 यहां पर देखा जाए 1979 में ब्रॉन्ज मिला था, 2022 में भारत को थॉमस कप में गोल्ड मिला था। ठीक है, जबकि 2026 में वापस से देखा जाए ब्रॉन्ज मिला है। चलिए देखते हैं, जो थॉमस कप होता है केवल पुरुष बैडमिंटन के लिए होता है। यह भारत में कुल या देखा जाए तो यह भारत का कुल चौथा कांस्य पदक था। यानी कि थॉमस कप में देखा जाए तो भारत ने 4 कांस्य पदक और 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। और थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और कौन से बैडमिंटन? पुरुष बैडमिंटन। ठीक है, पुरुष बैडमिंटन। चलिए आगे देखते हैं, सांस्कृतिक वापसी। ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे 11 प्राचीन पुरावशेष। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए 11 प्राचीन पुरावशेष जो है ये भारत वापस लौटाए गए हैं, लगभग 2500 साल पुराने। ठीक है, लगभग 2500 साल पुराने पुरावशेष की ऐतिहासिक घर वापसी हुई है। भारतीय उच्चायोग के द्वारा 5 वर्षों के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों का यह परिणाम है। यहाँ पर देखा जाए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रमुख धरोहर और स्रोतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो बोधिसत्व और बुद्ध की प्रतिमा का मस्तक है यहाँ पर, साथ ही साथ भूदेवी की मूर्ति और अप्सरा का मस्तक है। सुंगकालीन टेराकोटा की आकृतियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कहां से वापस आए हैं देखा जाए तो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कैनबरा में अवस्थित है वहां से, और साथ ही साथ न्यू साउथ वेल्स आर्ट गैलरी से इनको वापस किया गया भारत को। ठीक है, चर्चा करें तो 2014 से अब तक भारत 624 से अधिक सांस्कृतिक धरोहर विदेशों से वापस ला चुका है। ठीक, और ये भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति तथा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का एक बेहतरीन केस स्टडी के रूप में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, RBSK 2.0 लॉन्च, बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा का नया व्यापक कवच। चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें देखा जाए जो ये RBSK 2.0 है, इसका मुख्य जो लक्षित वर्ग है वो क्या है? 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं। देखा जाए शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा भी इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं RBSK 1.0 और RBSK 2.0 के बीच में क्या बेसिकली जो डिफरेंस है वो देखा जाए। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर देखा जाए जो पुराना RBSK था उसमें केवल 4D, ठीक, जन्मजात दोष, बीमारियां, साथ ही साथ कमियां और जो डेवलपमेंटल डिले था इस पे फोकस किया जाता था। लेकिन अब यहां पर देखा जाए जो RBSK 2.0 है इसमें कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं। जैसे देखा जाए मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहारिक संबंधी विकार, ठीक है, और व्यवहार संबंधी जो विकार इसको भी ऐड किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए गैर संचारी रोग, मधुमेह, रक्तचाप इत्यादि को भी ऐड किया गया है। और डिजिटल स्वास्थ्य यानी बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड तथा रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए इसके इंप्लीमेंटेशन से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। योजनाओं से संबंधित अक्सर आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो स्कूलों आंगनबाड़ी में नियमित स्क्रीनिंग किया जाएगा, मोबाइल हेल्थ टीमें जो होंगी वो जांच करेंगी, साथ ही साथ मजबूत रेफरल सिस्टम और रियल टाइम ट्रैकिंग किया जाएगा, और समय पर विशेषज्ञों के द्वारा उपचार भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा देखा जाए इसको संचालित किया जा रहा है तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह योजना बच्चों के संपूर्ण विकास और निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी माना जा रहा है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट करंट अफेयर। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे 5 और 6 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उसके बाद देखा जाए कल से रेगुलर हमारा 7 तारीख से जो करंट अफेयर है वो मिलता रहेगा, और आज ही आपको शाम को क्लास PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।